यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस को। इसका पीडीएफ जो है मैंने मॉर्निंग के अंदर अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दिया था। आई होप आप इसको कर लिया होगा। तो अब आप इसको कीजिएगा मैच और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक बैठे हैं। ओके जी सर, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था अपने रिसर्च एप्टीट्यूड से, और क्वेश्चन था यहाँ पे आपको रिसर्च के कुछ टर्म्स दे रखी थी और उनको आपको मैचिंग करना था। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है वो क्या है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो रिलेशन मेंटेन करता है दो वेरिएबल के बीच में। तो ए का फोर्थ हो गया। सैंपल क्या होता है? लार्ज पॉपुलेशन का एक सबसेट जो है, लार्जर सेट का एक सबसेट जो है उसको बोलते हैं सैंपल। रिसर्च टूल जो है वो एक डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए? डेटा कलेक्शन के लिए। और जो नॉन पैरामीटर टेस्ट है ये एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं दैट डज नॉट मेक अजम्पशन अबाउट द पैरामीटर। तो इसका आंसर जो है एक फर्स्ट का दैट इज द ए। सेकंड था जी आपका इन द क्वांटिटेटिव। किसकी बात हो रही है? क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम की। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग मेथड आर गिवन प्रेफरेंस। क्वांटिटेटिव के अंदर हम किसको प्रेफरेंस देंगे? देखो, अगर बात करो क्वांटिटेटिव का तो जहां पे डेटा की बेसिकली जो है वो बात की जाएगी, मतलब आपके पास में जो आपके पास में सैंपल होंगे, आप जो सैंपल सिलेक्शन करेंगे या फिर जो पॉपुलेशन होगा वो कैसा होगा? थोड़ा फाइनाइट नंबर का, वहां पे डेटा की बात किया जाएगा। तो बोलते हैं क्वांटिटेटिव के अंदर जो है आप क्या करोगे, किस मेथड को आप जो है वो यूज करते हो? देखो, क्वांटिटेटिव के अंदर हम लोग जो है वो ये मानते हैं कि एक तो रैंडम सैंपल होना चाहिए, रैंडम सैंपल और प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस होना चाहिए, मतलब बायसनेस जो है वो ना हो। तो मैंने यहां पे पहले दो टर्म लिखे, उसका थोड़ा मतलब से बता दूं आपको। रैंडम का मतलब जो है वो क्या होता है? रैंडम का मतलब होता है कि एवरी मेंबर के पास में इक्वल चांस होना चाहिए सिलेक्ट होने का, उसको बोलते हैं रैंडम। दूसरा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब जो है वो क्या होता है? जहां पे आपकी बायसनेस नहीं है, मतलब ये है कि एवरी मेंबर के पास में चांस है क्या होने का? सिलेक्ट होने का। तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। दोबारा से सुनिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब तो ये होता है हर मेंबर को चांस है सिलेक्ट होने का, और रैंडम सैंपलिंग का मतलब हर मेंबर को चांस है इक्वल सिलेक्ट होने का। दोनों में ये फर्क होता है थोड़ा सा, ठीक है ना? तो इसके बेस पर हम ये बोलते हैं कि सैंपल जो है वो कैसा होना चाहिए? अनबायस होना चाहिए, पक्षपात से दूर हो, एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, देन इट इज प्रेफर्ड। अब इसके यहां पे जो है वो बता रखा है आपको कि क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग मेथड, इनमें से कौन सा सैंपलिंग मेथड जो है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इसका आंसर जो है वो बनेगा जी आपका क्या? बी का मतलब ये है सिंपल रैंडम सैंपल, इसको हम प्रेफरेंस देंगे। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, इसको हम जो है प्रेफरेंस देंगे। और जो सिस्टमेटिक सैंपलिंग है इसको प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि ये जो है कोटा सैंपलिंग ये आपका जो है वो कैसा होता है? नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड है। तो यहाँ इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? सेकंड का बी, जिसके अंदर आएगा क्या? ए, बी और ई। मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम के अंदर इनको जो है हम जो है वो क्या देते हैं? प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, इन द कोग्निटिव डोमेन। अगर बात किया जाएगा कोग्निटिव डोमेन का, cognitive domain of teaching learning objective which will be categorized as a higher type of learning। इनमें से किसको हम लोग जो है वो क्या करते हैं? कैटेगरी बनाते हैं किसका? हाइयर टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम। तो हाइयर टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम जो है वो किसकी वजह से आएगा? हाइयर टाइप, ठीक है ना? तो मतलब आप बेसिकली यहाँ पे ये बोलता है कि कॉग्निटिव का मतलब तो क्या हो गया? आपके नॉलेज से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है किसका? हाइयर टाइप का, जहाँ पे एनालिसिस की जो है वो बात की जाती है। तो इसके अंदर क्या क्या लेके आएंगे? सबसे पहला जो आएगा इसके अंदर एक तो एनालिसिस ऑफ द कंसेप्चुअल एलिमेंट। अब देखो, नॉलेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, नॉलेज और उसको कॉम्प्रीहेंड करना ये हायर लेवल की बात नहीं है। ये माना कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है बट ये हायर लेवल का पार्ट नहीं है। तो एनालिसिस ऑफ अ कंसेप्चुअल एलिमेंट। दूसरा, फिर उसके बाद में है एप्लीकेशन ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल। ये कॉग्निटिव का पार्ट है, आप उसको अप्लाई करते हो बट ये हायर लेवल का जो है वो पार्ट नहीं है। तीसरा, सिंथेसिस इन्वॉल्व क्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया। ये हायर का पार्ट है क्योंकि इसके अंदर आप न्यू आइडियाज को जो है वो क्या करते हो? जनरेट करते हो। एंड इवैल्यूएशन इन्वॉल्विंग जजमेंट यूजिंग इंटरनल एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, और उसको इवैल्यूएट करना। तो ये भी हायर जो है वो टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम होता है। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? बी, डी एंड ई। बोले तो डी ऑप्शन। आगे, ए टीचर यूजेस ए क्वेश्चन आंसर सेशन। एक टीचर जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन को जो है वो यूज कर रहे हैं एंश्योर करने के लिए डिजायर्ड लर्निंग आउटकम इन हिज और हर क्लास। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ही और शी ऑफर द फॉलोइंग टाइप ऑफ कमेंट। ऐसा उसने कमेंट दिया कुछ बच्चों के आंसर्स का। वो क्या था? यस यू आर राइट, गुड। मतलब टीचर, जैसे मानो टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने उसका जो है वो रिस्पॉन्ड किया और टीचर ने बदले में जो फीडबैक दिया वो दिया यस यू आर राइट, गुड। तो ये क्या है? दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? पॉजिटिव फीडबैक। तो फोर्थ का आएगा ए।
आगे फिफ्थ, यहां पे बिहेवियर टीचिंग कॉम्पिटेंसी दे रखा है, उनका डिस्क्रिप्शन तक है। इंस्ट्रक्टिंग जो है वो क्या होता है, यूजिंग मेथड एक्टिविटी बाय द टीचर टू प्रमोट द लर्निंग। कम्युनिकेट का मतलब क्या, ट्रांसमिट करना आपने थॉट एंड आइडिया वर्बल या नॉन वर्बल वे में। मैनेज का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमाइजिंग द ऑन टास्क एंड मिनिमाइजिंग द ऑफ टास्क एक्टिविटी। एंड मॉनिटरिंग का मतलब जो है वो क्या होता है, वॉच करना, लोगों को देखना, पीपल्स को बिहेवियर, पेस एक्सेट्रा एंड रिएक्टिंग क्विकली, और अगर वो गलत काम करें तो उसके ऊपर क्या करना, रिएक्ट भी करना। तो इसका आंसर जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, फिफ्थ का सी। चलो जी आगे नेक्स्ट, यहां पे बोलता है इवैल्यूएशन इज सेड टू बी फॉर्मेटिव। टीचिंग से क्वेश्चन आया और बोलता है इवैल्यूएशन जो है उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेटिव बोलेंगे। व्हेन द इंटेंशन, जब हमारी वहां पे इंटेंशन, पहले बोलो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कौन सा होता है, जो ड्यूरिंग द कोर्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फॉर्मेटिव। एट द एंड ऑफ द कोर्स होता है जो टर्मिनल जो इवैल्यूएशन करते हो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, समेटिव। यहां पे बात किसकी हो रही है, फॉर्मेटिव का। तो बोलता है इवैल्यूएशन को फॉर्मेटिव बोलेंगे व्हेन द इंटेंशन, जब हमारी इंटेंशन जो है वो क्या, इज टू आइडेंटिफाई स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग सिस्टम। तो बोलता है इवैल्यूएशन को फॉर्मेटिव बोला जाएगा जब हमारे जो इंटेंशन है वो क्या है, हमारी इंटेंशन ये है कि हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे किसको, स्कोप को एंड पोटेंशियल फॉर द इंप्रूवमेंट करने के लिए इन द टीचिंग लर्निंग सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। जो फॉर्मेटिव है वो इसीलिए किया जाता है, हम वहां पे देखते हैं कि किस किन चीजों में और सुधार किया जा सकता है ताकि जो हमारा समेटिव इवैल्यूएशन हो वो बेस्ट निकल के आए। ठीक है जी, इसका रीजन ये दे रखा है, द फॉर्म ऑफ सच इवैल्यूएशन इज इनफॉर्मल। इस तरीके का जो इवैल्यूएशन है वो इनफॉर्मल होता है एंड हैज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही बात है, इस तरीके का इवैल्यूएशन जो है इनफॉर्मल है और ये ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन किया जाता है। तभी वहां पे हम देखते हैं कि क्या अभी उसमें सुधार का कोई स्कोप है या नहीं है। तो दोनों बातें सही है और रीजन जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बनेगा। कुछ लिखा भी है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जनरली कैसा होता है, इनफॉर्मल एंड अनग्रेडेड नेचर का होता है। इट प्रोवाइड ए गेज, ये बेसिकली आपको एक गेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक मापदंड देता है वेयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज एट करंट मूवमेंट, की आज की डेट में जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो किस मूवमेंट पे है, तो उस चीज के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज प्रोवाइड करता है। चलो जी आगे, इन विच रिसर्च मेथड, इनमें से कौन से रिसर्च मेथड के अंदर मैनिपुलेशन मतलब चेंज करना इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एंड कंट्रोल करना एक्सटेंस वेरिएबल को आर नीदर पॉसिबल नो डिजायरेबल, पॉसिबल ही नहीं है। किस मेथड के अंदर, वो होता है कौन सा, एक्स पोस्ट फैक्टर। तो आंसर क्या आएगा, बी, क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टर के अंदर हम लोग जो है इसको बोलते हैं आफ्टर द फैक्ट रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टर का मतलब जो है वो एक और नाम क्या है, आफ्टर द फैक्ट रिसर्च। यहां पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है आफ्टर द फैक्ट हैज अकर्ड, जब फैक्ट जो है वो अकर्ड हो जाते हैं विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द रिसर्चर। तो आंसर जो आएगा 7 का वो क्या, बी। आगे, आइडेंटिफाई दो स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च। बोलता है आप आइडेंटिफाई करो, ये कुछ फीचर दे रखे क्वालिटेटिव रिसर्च के, इनमें से आपको जो है वो क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला, रिसर्चर टेंड टू एनालाइज द डेटा इंडक्टिवली, क्या वो इंडक्टिवली डेटा को एनालाइज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दिस सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस टेस्टेड वाया नल हाइपोथेसिस, क्या उसकी टेस्टिंग की जाती है, नहीं सर, ये क्वालिटेटिव का पार्ट नहीं है। डेटा टेक द फॉर्म ऑफ वर्ड एंड पिक्चर, क्वालिटेटिव में डेटा जो है वो वर्ड पिक्चर्स के फॉर्म में होता है, यस बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल सेटिंग आर द डायरेक्ट सोर्स, जो एक्चुअल सेटिंग है वही डायरेक्ट सोर्स होता है, हम उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगा सकते, बिल्कुल सही बात है। इट एज्यूम दैट देयर आर सोशल फैक्टर विद ए सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी, नहीं सर ये सही नहीं है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए, सी एंड डी, बोले तो डी ऑप्शन। आगे नेक्स्ट आ गया आपका 9th, और ये बोलता है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपको दे रखी है। स्टेटमेंट नंबर 1 बोलता है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिजाइन टू असेस द अपर लिमिट ऑफ द एग्जामिनी। मतलब ये है दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, एक होता है टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट। तो सबसे पहला ऑप्शन आया कि बोलता है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट जो है उनको डिजाइन किया गया असेस करने के लिए, अपर लिमिट निकालने के लिए ऑफ द एग्जामिनी नॉलेज एंड एबिलिटी। बिल्कुल सही बात है, जो आपका मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट होता है उसको हम लगाते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि हाउ मच और हाउ वेल पीपल कैन परफॉर्म एट देयर बेस्ट। एक इंसान जो है कितने अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सकता है, कितने बेस्ट वे के अंदर वो परफॉर्म कर सकता है, उसका मैक्सिमम लेवल जो है वो क्या है, उसके लिए करते हैं मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। बात खत्म हो गया, मतलब स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 है टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट जो होते हैं उनको डिजाइन किया जाता है टू मेजर करने के लिए स्पेसिफिक बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एग्जामिनी। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ए। आगे 10th, गिवन बिलो दो स्टेटमेंट है, असर्शन रीजनिंग और आपको बताना है। सबसे पहला बोलता है क्रॉस ब्रेक इज ए न्यूमेरिकल, क्रॉस ब्रेक जो है एक आपकी न्यूमेरिकल टेबल होती है, ठीक है ना, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा यूजुअली इन द फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फॉर्म इन विच वेरिएबल आर क्रॉस पार्टीशन टू स्टडी रिलेशन बिटवीन देम, उनके बीच में रिलेशन मेंटेन करते हैं। बिल्कुल सही बात है, पहले दिखा देता हूं आपको। ये देखो इस तरह की होती है, जैसे मान लो एक मैंने यहां पे टेबल बनाई,
ठीक है। इस टेबल के अंदर मैंने लिख दिया, जैसे मैंने आपसे पूछा डू यू ड्रिंक एल्कोहल, कि आप जो है वो दारू पीते हो, तो यहाँ पे हमने देखा जेंडर मेल फीमेल दोनों से पूछा, तो हमने मेल से पूछा क्या आप दारू पीते हो, तो नो वाले कितने थे 10, यस वाले कितने थे 30, तो टोटल कितना हो गया 40। फिर हमने फीमेल से पूछा कि आप दारू पीते हो, फीमेल में 30 बोली नो और 5 बोली यस, तो टोटल कितना हो गया 35, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 75। तो इसको बोलते हैं कैटेगोरिकल। अब इसमें देखो कैटेगरी बना दिया अलग अलग, ठीक है ना। तो ये क्या है बेसिकली, जो आपके क्रॉस ब्रेक टेबल जो है वो क्या होती है, एक क्रॉस ब्रेक इसे न्यूमेरिकल टेबल है, ठीक है, न्यूमेरिकल टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है किसका, डेटा का, यूजुअली किसमें, इन द फ्रीक्वेंसी, यहां पे बताया जाता है क्या, फ्रीक्वेंसी या फिर परसेंटेज फॉर्म इन विच, जिसमें वेरिएबल आर क्रॉस पार्टीशन टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन देम। और इसका रीजन जो है वो ये है, द कैटेगरी आर सेटअप अकॉर्डिंग टू द रिसर्च हाइपोथेसिस, क्योंकि इनके जो कैटेगरी है वो रिसर्च हाइपोथेसिस के हिसाब से सेट की जाती है। तो दोनों बातें जो है वो क्या सही है, और रीजनिंग जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए। चलो जी 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज अ साइकोलॉजिकल बैरियर। इनका मतलब है, मतलब इसके अंदर आएगा इनमें से कौन सा साइकोलॉजिकल बैरियर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। तो साइकोलॉजिकल बैरियर की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या आएगा, सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव मैसेज नहीं आएगा, इनअटेंटिवनेस क्या इसका पार्ट है क्या, यस सर, टू मच रिलायंस ऑन द रिटन वर्ड, रिटन वर्ड्स के ऊपर ज्यादा रिलाई करना, ये भी इसका पार्ट है, यस सर, लिमिटेड रिटेंशन, मतलब चीजों को ज्यादा लंबे समय तक रिटेन न कर पाना, ये भी इसका पार्ट है, यस सर, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं सर, फ्लो ऑफ थॉट नहीं सर। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी सी एंड डी, बोले तो बी ऑप्शन। आगे, ए मोटरिस्ट ट्रेवल टू ए प्लेस 150 किलोमीटर, एक मोटरिस्ट था मोटरसाइकिल पे जा रहा था, उसने 150 किलोमीटर अवे एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक मोटरिस्ट था, उसने जो 150 किलोमीटर का सफर तय किया और उसकी स्पीड जो थी उसने वो कितनी थी 50 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब 150 किलोमीटर का सफर कितने घंटों में तय कर लिया होगा सर, 50 की स्पीड पे चला था तो 3 घंटे में जो है 150 का सफर उसने तय कर लिया होगा। फिर बोलते हैं रिटर्न एट ए स्पीड, और जब वो वापस आया तो उसकी स्पीड थी कितनी 30 किलोमीटर पर आवर, वापसी में स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। 150 किलोमीटर का सफर 30 की स्पीड पे कितने घंटों में तय किया होगा सर, उसने जो है ये सफर तय किया होगा 5 घंटे के अंदर, ठीक है। तो आपको बताना उसकी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपने कर लिया, डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया, 150 जाना 150 आना, बोले तो कितना 300, और अपॉन टाइम कितना लगा, जाते हुए 3 घंटे, आते हुए 5 घंटे, तो कितना हो गया 8 घंटे। ये मैंने निकाल के दिखा दिया, तो निकालोगे तो 37.5 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसकी क्या है, स्पीड है। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी। चलो जी, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट दे रखी है। सबसे पहला बोलता है परसुएसिव कम्युनिकेशन, जो हर जगह पाया जाएगा, मान लीजिए अगर हर जगह एक ही बात हो रही है उसको बोलते हैं परसुएसिव कम्युनिकेशन बाय टीचर, टीचर के द्वारा क्लासरूम के अंदर एक ऐसा कम्युनिकेशन किया गया, इज इंटेंडेड, क्यों किया गया, टू मेक हिज और हर वर्जन इंफॉर्मेशन एक्सेप्टेबल टू द स्टूडेंट, ताकि अपनी बात को जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो क्या किया जा सके, एक्सेप्टेबल किया जा सके। बिल्कुल सही बात है, परवेसिव कम्युनिकेशन होता ही है, जिसका मेन उद्देश्य जो है वो क्या होता है, अपनी बात को जो है वो हर तरफ, मतलब अपनी बात को क्या करना, मनवाना, ठीक है ना। दूसरा, ये स्टेटमेंट 1 तो सही है। दूसरा, इफ इट हैपन, अगर परवेसिव कम्युनिकेशन किया जाता है एट द इंस्टीट्यूशन लेवल पे, द पर्पस जो है उसका वो क्या होता है, इमेज बिल्डिंग होता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें जो है वो क्या है, सही है, क्योंकि परवेसिव कम्युनिकेशन जो होता है उसमें परसुएसिव के अंदर हम लोग जो है दूसरे पर्सन को क्या करते हैं, परसुएड करते हैं, हम अपनी बात मनवाते हैं, ठीक है ना। तो दोनों बातें जो है वो क्या है, सही है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 13th का ए। आगे 14th, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला वर्टिकल कम्युनिकेशन कैसा होता है, टॉप डाउन, ऊपर से नीचे वाला। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जो सेम लेवल पे जो होता है उसमें क्या होता है, रूमर्स क्रिएट होते हैं, तो इसका आएगा रूमर ओरिएंटेड। सर्कुलर के अंदर क्या होगा, फीडबैक होगा, मतलब मैंने आपसे कम्युनिकेट किया, आपने बदले मुझे फीडबैक दिया। एंड ट्रांजैक्शनल कैसे होता है, इंटरपर्सनल। तो आंसर जो बनेगा 14th का वो क्या बनेगा, सी। आगे, इन दी फॉलोइंग लेटर सीरीज दी नेक्स्ट टर्म बतानी है। सबसे पहले था BDF, फिर था EGI, फिर था HJL, और अब बताना आगे क्या होगा। देखो B के बाद में जो है वो क्या आ गया, 2 छोड़ के, B के बाद CD के बाद E आया, E के बाद 2 छोड़ के, FG के बाद H आया, तो H के बाद 2 छोड़ेंगे तो क्या होगा, H+2 IJK। इसके बाद B के बाद D, 1 छोड़ के, D के बाद E के बाद F, 1 छोड़ के, तो अब ये K के बाद बोलो क्या होगा, K के बाद L छोड़ो M, M के बाद N छोड़ो O, तो आंसर जो बनेगा वो क्या, KMO, बोले तो A। आगे यहां दे रखा है आपको 2 स्टेटमेंट है, इनको पढ़ के और नीचे कुछ आपको जो है वो आंसर करने हैं। सबसे पहला बोलता है डिफरेंट कम्युनिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर बट जॉइंटली समहाउ, मतलब
अर्थ के ऊपर जो है वो अलग अलग जो है वो क्या है कम्युनिटीज जो है एग्जिस्ट करती हैं, वो जो एक दूसरे से क्या है पूरी तरह से अलग है लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल सही बात है। दे गिव एन आइडिया ऑफ कम्युनिकेटिव लाइफ ऑफ ए सोसाइटी। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 बोलता है अर्थ एग्जिस्ट ईदर थ्रू ए ब्लाइंड चांस। अर्थ जो है वो एग्जिस्ट करते हैं ईदर थ्रू ए ब्लाइंड चांस या थ्रू एन इनर नेसेसिटी और थ्रू एन एक्सटर्नल कोर्स। ये भी बिल्कुल सही बात है, हालांकि इसके हिंदी में लिख दिया मतलब पृथ्वी का अस्तित्व या तो एक अंधे अवसर से या किसी आंतरिक आवश्यकता से या किसी बाहरी कारण से है। तो जो अर्थ बनी हुई है, अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो इन पर्पस की वजह से है। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है करेक्ट। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 16 का ए। आगे 17 क्वेश्चन बोलता है ह्यूमन टच इन द कम्युनिकेशन। ह्यूमन टच जो होता है कम्युनिकेशन के अंदर इट अनेबल स्टूडेंट टू बिकम पार्टिसिपेटरी। बिल्कुल सही बात है, अगर ह्यूमन टच रहेगा, मान लो क्लासरूम के अंदर जो है अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करता रहूंगा तो हमारा जो कम्युनिकेशन रहेगा वो कैसा रहेगा पार्टिसिपेटरी रहेगा। असर्शन सही है। रीजनिंग बोलता है इन दी टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्लासरूम, एक ऐसा क्लासरूम जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है जिसके अंदर बेसिकली जो है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा रहा है। जैसे मान लो हमारा जो क्लासरूम है ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, हम लोग जो है वो क्लासरूम के अंदर क्या करते हैं प्रोजेक्टर का सहारा लेते हैं, इसके थ्रू हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये बोलता है द कम्युनिकेटिव रोल जो टीचर वो सेकेंडरी होता है। सर चाहे कम्युनिकेटिव ड्रिवन क्लासरूम हो चाहे आपका ट्रेडिशनल क्लासरूम हो, वहां पे टीचर का रोल जो है वो कभी भी जो है आपका सेकेंडरी नहीं, वो हमेशा प्राइमरी रहेगा। तो असर्शन सही है बट रीजनिंग क्या है गलत है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा इसका सी 17 का ए इज 2 बट आर इज फॉल्स। आगे रिडक्टिव प्रोसीड फ्रॉम, अरे सिंपल सा रिडक्टिव रीजनिंग जो है वो क्या होती है यूनिवर्सल से पर्टिकुलर जाती है बी। आगे व्हेन कम्युनिकेशन मीट द एम, जब कम्युनिकेशन जो किया गया वो क्यों किया गया उसके पीछे का लॉजिक क्या था, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लासरूम टीचिंग इट बिकम्स, वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फंक्शनल कम्युनिकेशन। चलो जी और लास्ट क्वेश्चन ए मैन इज 30 ईयर ओल्ड देन हिज सन, एक आदमी जो है वो अपने बच्चे से अपने लड़के से जो 30 साल बड़ा है। ये 5 ईयर एगो 5 साल पहले उसकी जो एज थी वो 6 गुना थी अपने बच्चे की एज के। तो आपको बताना एज ऑफ सन क्या। तो पहले ये बताओ आज की डेट में क्या, मान लिया आज की डेट में जो है वो लड़के की एज जो है वो क्या है एक्स, तो उसके पापा की एज कितनी होगी एक्स प्लस 30। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर एगो जो है वो क्या था कि उसकी जो उम्र है वो क्या थी, वो 6 गुना थी अपने लड़के की उम्र के। तो 5 साल पहले आज उसकी एज जो है वो x प्लस 30 है, तो 5 साल पहले क्या होगी x प्लस 30 माइनस में 5। हाँ जी, और वो किसके बराबर होगी, जो आज बच्चे की एज कितनी है x है मान लो, तो 5 साल पहले क्या होगी x माइनस 5 उसका 6 गुना। तो मैंने कर दिया, ये क्वेश्चन बन गई x प्लस 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 6 x माइनस 5। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आंसर जो है वो क्या आएगी 11। बच्चे की एज जो आज की डेट में है वो कितनी है, वो है 11 साल। ओके जी सर, लो जी ये हो गया अपने क्वेश्चन। मैचिंग कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक बैठे। ओके जी सर, चलो ये कीजिए। बाकी मंडे से जो है वो हम लोग पेपर नंबर 1 की भी जो है वो रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ओके तो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।